हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये हड़प्पा सभ्यता का पूरा सार है। तो चलिए हम ना नोट्स पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं देखिए वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है वो बहुत लॉन्ग है तो उसको पढ़ना ईजी नहीं होता है। यहाँ पे नोट्स में जितने भी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति है उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। मतलब जो पुरातात्विक होते हैं, जो पुरातात्विक थे वो जो पुरातात्विक शब्द जो है वो ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो कि पुरानी थी, जो एक विशिष्ट शैली की थी और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। और वो वस्तुएं एक साथ एक कालखंड से संबंधित पाई गई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई उसी के नाम पर किया गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहली बार ये संस्कृति उसी नाम पर खोजी गई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। आगे दिया है हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। मोहनजोदड़ो हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति जो है उसके दो प्रसिद्ध केंद्र हैं, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-1922 में की थी। वो की थी दयाराम साहनी ने एंड राखलदास बनर्जी ने और सर जॉन मार्शल ने की थी। आगे दिया है हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु मुहर, यह सेलखड़ी नामक पत्थर की बनाई जाती थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो सबसे पुरानी जो मुहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। आगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कहाँ से मिले, तो वो मिले मृदभांड से, भौतिक अवशेष से, आभूषण से, औजार से, मोहरे, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के आदि। ये सब जो चीज़ें हैं इनकी वजह से हमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र, मतलब हड़प्पा संस्कृति जो थी वो कहाँ तक फैली हुई थी, तो वो फैली थी अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर में, बलूचिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, एंड गुजरात में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इसके प्रमुख स्थल, तो इसके प्रमुख स्थल हैं नागेश्वर, बालाकोट, चंदहुदड़ो, कोट दीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ इत्यादि। ये क्या है, इसके प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट है यह एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये जो जगह थी ये एक नगर टाइप थी, कोई गांव नहीं था। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है और जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है वो भी इसके नगर की वजह से ये जानी जाती है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। वहाँ से हमें मिला है गेहूं, जौ, दाल। ये सब पता चला है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल आदि का उत्पादन करते थे। आगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर, तो वो लोग भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि पालते थे और जो वृषभ, जो बैल थे उनका प्रयोग वो करते थे, खेतों को जोतने के लिए करते थे। आगे हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, एक तो दुर्ग था और दूसरा निचला शहर। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो दो जगह रहते थे, एक तो दुर्ग में और दूसरा निचले शहर में। मतलब दुर्ग होता है जो ऊंचे शहर होते हैं ऊंचे ऊंचे, और निचला शहर होता है नीचे नीचे होते हैं ये। तो आगे है हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कि जो वहाँ की नालियाँ वगैरह भी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाई हुई थी, मेंटेन करके बनाई हुई थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। मतलब घर से जल निकलने के लिए जो निकास प्रणाली थी वो बहुत अलग तरीके से बनाई हुई थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। मतलब जो घर का पानी था वो गली में जो नालियाँ थी उनमें जाकर गिरता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मतलब देखिए तब के ज़माने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था।
निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब जो नीचे जो शहर था, जो निचला शहर था, वहाँ पता चलता है कि लोग रहते थे। तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। मतलब जो दुर्ग पर बने जो घर थे उसमें क्या होता था, सार्वजनिक प्रयोजन, मतलब कि कुछ विशेष काम होते थे। आगे है नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। मतलब जो सिंचाई करते थे वो करते थे नहरों से, कुओं से और जलाशयों से सिंचाई की जाती थी। आगे दिया है विशाल स्नानागार, मतलब बड़े बड़े नहाने के घर। स्नानागार मतलब होता है नहाने वाले घर। एक आयताकार जलाशय, मतलब आयत की तरह बने होते थे। आयत ऐसा होता है जैसे कि, तो इस तरह कुछ बने होते थे, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। मतलब वो गहरा होता था तो वहाँ पे बगल बगल में सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी ताकि हम उसमें जा सके और नहा सके। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के साधनों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इस उनके साथ मृत भांड और अवशेष मिले हैं। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उनके वो मृतकों को गर्तों में दफना देते थे और उसके साथ मृत भांड को भी दबाते थे। आगे दिया है आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए बाँट का प्रयोग किया होता था। मतलब आभूषण या फिर मनके जब हम तौलते थे तो उनके लिए बट्टे का यूज़ करते थे। ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जो बट्टे थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आगे दिया है मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों कर्नीलियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, सफ्टी, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फॉइन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। और इनके आकार जो थे वो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित होते थे। मतलब जो मनके थे वो इन सब चीज़ों से बनते थे एंड उसमें रंग भी डाला जाता था। और जो उनका आकार था मनकों का वो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा और भी किसी आकार का हो सकता था। आगे दिया हुआ है जो मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। जो मोहरे थी उनका और मुद्रांकनों का प्रयोग जो होता था वो होता था लंबी दूरी के जो रास्ते थे, जब वहाँ जाते थे हम तो उनको सुविधाजनक बनाने के लिए करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ रहे। मतलब जो वहाँ पे लिपि वो लिखते थे उनकी लिखाई को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी। इसमें चित्रों की संख्या, मतलब वो चित्रों के द्वारा बनी थी, उसमें कुछ लिखा नहीं गया था शब्दों से, वो चित्र के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। तो उसमें जो चित्र की संख्या थी वो 375 से लेके 400 तक की थी तथा ये संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे इधर को, जैसे हम अपनी कॉपी में यहाँ से इधर को लिखते हैं वो इधर को लिखते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था उसका विनाश क्यों हुआ था, तो वो हुआ था जलवायु परिवर्तन के कारण। वन कटने लगे थे तो वनों की कटाई के कारण हुआ था। फिर बाढ़ आ गए थे, फिर नदियाँ सूख गई थी और मार्ग बदल गया था। फिर भूकंप, बाहरी आक्रमण वगैरह के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो है 2600 ईसा पूर्व से पहले। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। और उत्तर हड़प्पा जो है वो 1900 ईसा पूर्व के बाद, मतलब टोटल मिलाकर यही कहा गया है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता फैली कहाँ का तक थी, तो उत्तरी छोर है कि यहाँ पे ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, मतलब ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। तो उत्तर में क्या था, ये माडा तक फैली हुई थी, उत्तर में माडा तक फैली हुई थी। और पूर्व में कहा था ये आलमगीरपुर तक, दक्षिण में थी ये दैमाबाद तक और फिर पश्चिम में थी ये सुतका गेट रोड तक। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। देखिए उसकी विशेषताएं क्या थी। बस्तियों के दो भाग थे, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में दो तरह की बस्तियां थी, एक तो दुर्ग और दूसरा निचला शहर। और पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था, मतलब वहाँ पे जल को निकालने के लिए अच्छी सी व्यवस्था की गई थी। फिर नेक्स्ट दिया हड़प्पा स्थलों के से मिले साधनों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, ये भी हमें पता चला है। मुहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ। मतलब कि जो मुहरें थी उससे क्या था, दूर दूर में जो लोग रहते थे उनसे भी हम संपर्क स्थापित कर सकते थे।
विनिमय बाट के द्वारा किए जाते थे। मतलब विनिमय का मतलब होता है जो लेन देन होता था वो बट्टे के द्वारा किए जाते थे। और जो बाट था वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था, उन पर कुछ भी लिखा नहीं होता था। कुछ पुरातत्वविदों को यह मानना है था कि हड़प्पाई समाज का कोई शासक नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई राजा कोई शासन करने वाला नहीं था। जबकि दूसरे पुरातत्वविद का यह मानना था कि वहाँ कोई एक शासक के बजाय कई शासक होते थे। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी शासक नहीं था और कुछ कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे शासक थे। आगे दिया सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट है शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। शिल्प कार्य होते हैं जो हम खुद करते हैं हाथों से, वो होते हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, करिए तथा लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।